हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर हम लोगों ने पिछले अध्याय में पृथ्वी के बाह्य स्वरूप के बारे में जाना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी की आकृति एकदम से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर हल्की चपटी हुई है और मध्य भाग में हल्की सी ये उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार की वजह से पृथ्वी को भू आप भी कहा जाता है। अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें इसके छोटे प्रतिरूप या मॉडल की आवश्यकता होगी। उसके माध्यम से हम पृथ्वी को अच्छे से जान और समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए पृथ्वी का अगर हम मैप ले लें तो मैप से हमें पता थोड़ी ना चलेगा कि पृथ्वी का ध्रुव कहाँ पर है, पृथ्वी का जो मध्य पार्ट है ये कहाँ पर, ये बहुत अच्छे से पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी का वास्तव में एक छोटा सा मॉडल या प्रतिरूप लेंगे तो पृथ्वी को हम भली भांति रूप में जान पाएंगे। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। तो इस लघु प्रतिरूप के बारे में बताया गया है कि ये एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक का मतलब ये है कि ग्लोब पर चीजों को वैसे ही दर्शाया गया है जैसी वो पृथ्वी पर मौजूद है। इन पृथ्वी पर जिस जगह पर महासागर, सागर या महाद्वीप अवस्थित है, ठीक वैसे ही इन स्थानों को भी ग्लोब पर दर्शाया गया है। तो ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन करना और ज्यादा सुगम और आसान हो जाता है। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर हल्की झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हल्की सी झुकी हुई होने की वजह से ग्लोब में भी पृथ्वी को हल्का सा झुकाया गया है। तो ग्लोब में एक झुकी हुई सुई जो है ये इसके आर पार जा रही है और ये सुई जो है, इस सुई को अक्ष कहा जाता है। देखिए, ये जो सुई है, ये सुई दो बिंदुओं से गुजरती है। सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और निचले वाले बिंदु को जो है दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ये दोनों बिंदु जो है फिक्स है, नियत है। नियत क्यों है? देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करती है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व में घूर्णन होता है और ये घूर्णन नियत है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है और ये घूर्णन जो नियत है। तो जब ये घूर्णन नियत है तो यहाँ पर ये इसके ऊपर और नीचे के जो दो स्थान होंगे ये भी नियत होंगे, ये बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी कभी पूर्व से पश्चिम रोटेट करने लगे या उत्तर से दक्षिण रोटेट करने लगे, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जो घूर्णन है नियत है। तो पृथ्वी का घूर्णन जब नियत है तो इसके जो ऊपर और नीचे के दो बिंदु होंगे वो भी नियत रहेंगे। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये भी नियत रहेंगे। तो इसी वजह से इन्हें जो है आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। अब देखिए, नोट के रूप में यह बताया गया है, क्योंकि यहां पर तो हमने अक्ष का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि अक्ष एक सुई की भांति यहां पर दर्शाया गया है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई सुई नहीं होती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और इसका अक्ष जो है वास्तव में एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि ये काल्पनिक रेखा हमने मानी है। अक्ष वास्तव में कोई सुई वगैरह नहीं है, कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं है। एक काल्पनिक रेखा के रूप में हमने अपनी सुगमता के लिए इसको माना है। अब देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी के ऊपर ये इसका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के दक्षिणी भाग में यहां पर आप देख पा रहे हैं ये इसका जो है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। आज का अध्याय आपका अक्षांश और देशांतर का है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अक्षांश और देशांतर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, पढ़ने का रीजन क्या है, अक्षांश और देशांतर पढ़ने का महत्व क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए चीजों को। अगर आप इमेजिन करेंगे तो अच्छे से आप जान पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई गेंद है और उस गेंद पर आप दो स्थानों को टिक करें, दो स्थानों पर आप इस तरह से मार्क लगाएं। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अब आपसे पूछा जाए कि स्थान बी स्थान ए के संदर्भ में किधर पड़ रहा है, तो आप कैसे बताएंगे गेंद पर कि स्थान ये ए के संदर्भ में जो बी वाला स्थान है कहां पड़ेगा, आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी दिक्कत पृथ्वी के साथ भी थी। पृथ्वी पर जो स्थान मौजूद है उनको कैसे चिन्हित किया जाए कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ रहा है या उत्तर में पड़ रहा है, कैसे इसे इंगित करें, या अमेरिका हमारे पश्चिम में पड़ रहा है या पूर्व में पड़ रहा है, कैसे हम डिफाइन करें। तो इन सब चीजों को सुगम बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने अक्षांश और देशांतर की पद्धति को अपनाया, जिससे कि हम चीजों को बता सकें कि वो कहां पर अवस्थित हैं। तो हम आगे अब विस्तार में जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के बारे में जानेंगे। देखिए, इक्वेटर लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसका जो ऊपर वाला उत्तरी भाग होता है इसको उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके दक्षिण वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। विषुवत जो है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। देखिए, विषुवत से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह कि विषुवत के ऊपर जितने भी वृत्त हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये जो आप वृत्त देख पा रहे हैं, ये गोल गोल वृत्त आप देख पा रहे हैं, इन सबको अक्षांश कहा जाता है। जो आपका विषुवत या भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं पृथ्वी के जो बीचों बीच से जा रही है, ये 0 डिग्री
अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम यहां पर अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, आपके सामने यहां पर पृथ्वी का चित्र लगाया गया है और पृथ्वी के चित्र में आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी के चित्र में आप पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको आप देख पा रहे होंगे। यहां पर पृथ्वी के एक हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया गया है जिससे कि आप पृथ्वी के केंद्र बिंदु को देख पाएं। तो ये पृथ्वी का जो है केंद्र बिंदु है। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर ये आपकी विषुवत रेखा जा रही है, इक्वेटर लाइन जा रही है। देखिए, विषुवत रेखा वही रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से विषुवत रेखा को आधार मानकर उत्तर या दक्षिण में जो कोणीय दूरी मापी जाती है उसको अक्षांश कहते हैं। यानी यहां पर ये पृथ्वी का केंद्र है और ये विषुवत रेखा है, इसको आधार मान लिया और इसको आधार मानकर हम उत्तर या दक्षिण में जो कोणीय दूरी मापेंगे वो अक्षांश कहलाएगी। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, विषुवत पृष्ठ से दोनों तरफ जो भी कोणीय दूरी मापी जाती है वो अंशों में मापी जाती है। इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है और यहां पर इक्वेटर लाइन वाला पॉइंट है। तो जो केंद्र बिंदु है और जो आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त वाला जो हिस्सा है, ये दोनों ही समतल में स्थित हैं। दोनों जो है एकदम प्लेन में, एक समतल में है। तो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि जब दो बिंदु एक समतल में स्थित होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो इसी वजह से इक्वेटर लाइन जो है आपकी, विषुवत वृत्त जो है उसका कोण 0 डिग्री है। और विषुवत वृत्त से हम उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जो भी दूरी मापेंगे फिर वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है और पृथ्वी पर दो स्थान नियत हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव नियत है, यानी ऊपर वाला जो पॉइंट उत्तरी ध्रुव है वो नियत है, और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव वाला जो पॉइंट है ये नियत है। तो यहां पर हम जो कोणीय दूरी मापेंगे वो कहां तक मापेंगे? उत्तरी गोलार्ध में मापेंगे केवल और केवल हम उत्तरी ध्रुव तक मापेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में कहां तक मापेंगे? केवल दक्षिणी ध्रुव तक मापेंगे। अब जैसा कि आप यहां पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यहां पर 0 डिग्री यानी जो आपका विषुवत वृत्त है, यहां से लेकर अगर हम लोग जो आपका उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है वहां तक अगर हम जाएं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पूरा सर्किल नहीं बन पा रहा है। यहां पर सर्किल का केवल 1/4 बन पा रहा है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब देखिए, पूरा वृत्त जो होता है कुछ इस प्रकार से पूरा वृत्त होता है, ठीक है। और पूरे वृत्त का जो कोण होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अब यहां पर क्या है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन भी करेंगे तो और अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। यहां पर जो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, बिल्कुल जो आपका पृथ्वी का केंद्र है बिल्कुल ठीक उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, ठीक उसके ऊपर पड़ रहा है। तो हमें कहां से? यहां से केवल यहीं तक की तो दूरी मापनी है भाई। यहां से लेकर हम यहीं तक की तो दूरी मापेंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी यहीं तक की मापेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी हम केवल यहीं तक मापेंगे, है ना। ज्यादा आगे क्यों मापेंगे हम? तो जब हम यहां तक की दूरी मापेंगे तो ये पूरा सर्किल नहीं बनना है, ये पूरा सर्किल नहीं बनना है, बल्कि सर्किल का केवल इतना वाला हिस्सा बनना है। ये केवल हिस्सा बनना है, ये केवल ये वाला हिस्सा बनना है, ये वाला। तो ये जो हिस्सा है 1/4 हिस्सा है। तो इसी वजह से जो आपका सबसे ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव या सबसे निचले वाला दक्षिणी ध्रुव होता है, इसका कोण 90 अंश होता है, क्योंकि पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360 अंश। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/4 पार्ट बन रहा है, तो यहां पर कोण कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री कोण इसका निकल कर आएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त के उत्तर की जो जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और इसके दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर एक और इमेज आपके सामने लगाई गई है जिसमें आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये इक्वेटर लाइन है, और ऐसे करके और जो समानांतर रेखाएं आप देख पा रहे हैं ऐसे गोलाई में ऊपर तक गई हैं और कहां तक जा रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तक जा रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव तक जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर जब भी हम अक्षांश लिखते हैं तो अक्षांश लिखते समय हमें सबसे पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि हमें ये बताना होगा कि हम कौन से अक्षांश की बात करें, कौन से गोलार्ध के अक्षांश की बात करें, उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम अक्षांश लिखेंगे तो हम उसके साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम उत्तर की गोलार्ध की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे, ये दोनों ही एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। इनका जो अक्षांश का जो कोण है वो 20 डिग्री है। लेकिन चंद्रपुर की अगर हम बात करें, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, ये विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तर में पड़ता है, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। तो ये इनमें अंतर है। तो जब भी हम अक्षांश को लिखेंगे तो उनके पीछे हमें नॉर्थ और साउथ लिखना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में बिंदु पड़ रहा है या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। अक्षांश रेखाएं जो है उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक
1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, यानी ये प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। और कहां तक खींची गई हैं? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक ये रेखाएं खींची गई हैं। 2 रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। जैसे यहां पर आप मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये फिर 1 डिग्री आ गया, ठीक है। इनके बीच की जो ये दूरी है इसको कटिबंध कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। देखिए यहां पर आप समझ पाएंगे इस चित्र में, ये जो रेखाएं हैं इनके बीच की ये दूरी है, ये जो दूरी है इनके बीच की ये दूरी है, ये 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इसके अलावा जो आपकी इक्वेटर लाइन है ये भी अपने आप में एक अक्षांश रेखा है। तो कुल मिलाकर आपके पास 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा वो 0 डिग्री है और सबसे छोटी अक्षांश रेखा जो है वो 90 डिग्री है। 0 डिग्री सबसे लंबी क्यों है वो भी आप कारण जान लीजिए। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इक्वेटर लाइन के चारों ओर जो वृत्त बन रहा है ये सबसे बड़ा वृत्त बन रहा है। और इक्वेटर लाइन के जैसे हम ऊपर उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे तो वैसे वैसे अक्षांश जो वृत्त होगा उसकी लंबाई कम होती जाएगी और 90 डिग्री पे पहुंचने पर जो अक्षांश वृत्त होगा मात्र एक बिंदु के रूप में रह जाता है, उत्तर और दक्षिण में एक बिंदु के रूप में रह जाता है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो लंबी अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री है और सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे बताया भी गया है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश जो है वो एक बिंदु के रूप में रह जाता है। अब देखिए हाल में ही कुछ नवीनतम किताबें भी आई हैं, उन नवीनतम किताबों में कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 179 बताई गई है। तो कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने गलत बताया है, सर ने गलत पढ़ाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नवीनतम जो किताबें आई हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो 90 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है उसको केवल और केवल क्या मान लिया है, उसको बिंदु मान लिया है, उसको रेखा नहीं माना है और उनको जो है इस संख्या से घटा दिया है। जैसे यहाँ बताया भी गया है कि अगर मान लेते हैं कि हम जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको अगर हम बिंदु मान लें तो बिंदु मानेंगे तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 179 रह जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये 2 बिंदु हैं और ये दोनों बिंदु अगर हम इनको अक्षांश रेखा से निकाल दें तो कितना रह जाएगा, तो हमारे पास केवल और केवल 179 अक्षांश रेखाएं रह जाएंगी। लेकिन अभी भी पुराना वाला पैटर्न ही चल रहा है। अभी भी जो आपकी अगर कहीं पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी है, 181 अक्षांश रेखाएं। अगर कहीं ये पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को निकाल के कितनी अक्षांश रेखाएं, तो आप बता देंगे 179 अक्षांश रेखाएं हैं। यहां पर अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ कुछ खास फैक्ट जान लीजिए। देखिए किसी अक्षांश वृत्त पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर एक जैसी जलवायु पाई जाती है। अब जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पे जितने भी स्थान पड़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका पड़ रहा हो, चाहे वो आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ रहा हो या फिर भारत के नीचे का जो हिस्सा पड़ रहा हो, इन सभी पर जलवायु जो है एक जैसी पाई जाती है। तो अक्षांश वृत्तों का महत्व यही है कि अक्षांश वृत्त पर जो भी स्थान पड़ते हैं उन सभी स्थानों की जलवायु एक जैसी होती है। भारत का अक्षांशी विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। देखिए यहां पर प्रमुख अक्षांश वृत्त बताए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर जो भी अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं उनमें सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त है, जो कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त माना गया है। तो विषुवत ये आपकी इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। इसको बृहद वृत्त भी कहते हैं। इसके ऊपर उत्तर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क वृत्त आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 6.5 डिग्री उत्तर की जो कोणीय दूरी है इसको कर्क वृत्त कहा जाता है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर हमारे भारत में कर्क वृत्त गुजरता है। इसके अलावा कर्क रेखा जो है एशिया, अफ्रीका और मध्य अफ्रीका महाद्वीप से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं कि कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है और भारत में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो जो गुजरात की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा के बारे में बात हो रही है। कर्क के बाद आ जाता है मकर वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये वाली जो रेखा है दक्षिण गोलार्ध की जो रेखा है, तो यह जो है कर्क वृत्त के समान ही है। अंतर बस इतना है दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये 3.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो 3.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो अक्षांश है उसको मकर वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो मकर रेखा जो है ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। इसके बाद आ जाता है आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त जो है विषुवत वृत्त के उत्तर में पड़ता है, विषुवत वृत्त के उत्तर में ही पड़ता है आर्कटिक वृत्त।
तो विषुववृत्त के उत्तर में 66.5 उत्तरी अक्षांश की दूरी को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक वृत्त जो है आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए का जो अलास्का वाला रीजन है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है। जबकि आइसलैंड जो है इसके दक्षिण में अवस्थित है, यानी आइसलैंड से होकर नॉर्थ पोल नहीं जाता है। आर्कटिक वृत्त के बाद आ जाता है अंटार्कटिक वृत्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंटार्कटिक वृत्त है ये वाला। तो 66.5 दक्षिणी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है उसको आर्कटिक वृत्त माना जाता है। तो आर्कटिक वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरता है। देखिए, ये सभी जो व्रत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनकी, चाहे वो विषुववृत्त व्रत हो, कर्क व्रत हो, मकर व्रत हो, आर्कटिक व्रत हो, अंटार्कटिक व्रत हो, ये सभी काल्पनिक व्रत हैं। ये ध्यान रखना, कोई फिजिकल नहीं है, सब काल्पनिक व्रत हैं। हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, स्थानों को डिनोट करने के लिए, स्थानों को चिन्हित करने के लिए इनको काल्पनिक रूप में मान लिया है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी अक्षांश पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर एक जैसी जलवायु पाई जाती है। तो अक्षांश जो हैं हमें जलवायु के बारे में जानकारी देते हैं। तो अक्षांशों के आधार पर हमने कुछ ताप कटिबंध डिसाइड किए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के हम प्रमुख ताप कटिबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंध। देखिए, ये आपका कर्क व्रत है, 3.5 डिग्री उत्तरी कर्क व्रत, और नीचे आपका 3.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है। इनके बीच में, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनके बीच में सभी अक्षांशों पर जो मध्याह्न का सूर्य है ये वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में साल में एक बार सूर्य जो है सिर के ठीक ऊपर रहता है। तो इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क व्रत और आर्कटिक व्रत के बीच में, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क व्रत है ये वाला, और ऊपर जो है आर्कटिक व्रत है, इनके बीच में ये वाला जो रीजन है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर व्रत और अंटार्कटिक व्रत के बीच में, मकर व्रत और अंटार्कटिक व्रत के बीच में। तो इन स्थानों पर जो है मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है, क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए यहां पर सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो यहां पर कम ऊष्मा प्राप्त होगी। तो यही कारण है कि ये स्थान जो है ना तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो इसी वजह से इन स्थानों को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 3.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री उत्तरी के बीच में, या 3.5 डिग्री दक्षिणी या 66.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो भी स्थान पड़ते हैं, उन स्थानों की जलवायु जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। इसके बाद है शीत कटिबंध। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत और उत्तर ध्रुव के बीच में, आर्कटिक व्रत और उत्तर ध्रुव के बीच में, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत और दक्षिण ध्रुव के बीच में, दक्षिण ध्रुव के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। सूर्य बिल्कुल भी यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, यानी यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं एकदम तिरछी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती हैं तो यहाँ पर बहुत कम ऊष्मा मिल पाती है। तो यही कारण है कि ये वाला क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है, यानी यहाँ की जलवायु शीत कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब हम देशांतर रेखाओं को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पृथ्वी पर दो बिंदु जो है नियत हैं, उन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। एक तो आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और दूसरा जो है साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है क्योंकि दोनों ही बिंदु नियत हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे हम अक्षांशों के बीच की दूरी को अंशों में मापते हैं, ठीक वैसे ही देशांतर के बीच की दूरी को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के विपरीत ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो है वृत्त के रूप में होती हैं, जबकि ये रेखाएं जो है अर्धवृत्ताकार के रूप में होती हैं। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे रेखाएं ध्रुवों की ओर आती जाती हैं, वैसे वैसे इनके बीच की जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। विषुवत रेखा पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, इनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। देखिए, अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है बराबर होती है। क्योंकि अक्षांश वृत्त जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं, अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई होती है कम होती जाती है। जबकि देशांतर वृत्त क्या है, अर्धवृत्त के रूप में है, तो इनकी लंबाई जो है नियत रहती है, बराबर रहती है।
स्टार्टिंग में सभी देशों के मध्य इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था कि कहाँ से स्टार्टिंग की जाए, देशांतर रेखाओं की स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, किसे हम 0 डिग्री देशांतर माने। तो सभी देशों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि लंदन के जो ग्रीनविच वेधशाला है यहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना स्टार्ट की जाए। तो उन्होंने जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा माना और इस देशांतर का मान 0 डिग्री उन्होंने माना है। इससे हम 180 अंश पूर्व में और 180 अंश पश्चिम में देशांतर की गणना करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर रोटेट करती है। जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है तो वह वृत्ताकार गति करता है। जैसे साइकिल का पहिया अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ठीक पृथ्वी के साथ भी वही है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से यह भी 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे में 360 डिग्री का पूरा घूर्णन पूरा तैयार करती है। तो आपकी जो देशांतर रेखाएं भी जो है हर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं और कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं और कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमने तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर को माना है और इससे हम 180 अंश पूर्व में और 180 अंश पश्चिम में गणना करेंगे तो ऐसे तो 361 हो जाएंगी। नहीं, 361 नहीं होंगी क्योंकि 180 अंश पूर्व देशांतर रेखा और 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा ये एक ही रेखा है। तो एक ही रेखा होने की वजह से टोटल आपकी 360 देशांतर रेखाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी 0 डिग्री वाली रेखा है, इसके पूर्व में जो है 180 तक ये आपका पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। इसके पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं 180 पश्चिम तक ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। तो 180 वाली जो है ये जो पूर्व और पश्चिम ये दोनों की कॉमन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुववृत्त पर सर्वाधिक होती है। विषुववृत्त पर ये 111.32 किलोमीटर के बीच में होती है और ध्रुवों पर ये न्यूनतम होती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। नहीं, 2 देशांतर रेखाएं जो जा रही हैं इनके बीच की जो दूरी होगी इसको गोर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में पड़ती है। यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में यानी नामीबिया के पश्चिम में और आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेदित करती है। यानी यहाँ पे बताया गया कि जो आपका 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर है ये रेखा इक्वेटर लाइन को, कर्क रेखा को, मकर रेखा को और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है वो स्थान यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अतिरिक्त फैक्ट आपके सामने रख दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। घाना की राजधानी अकरा ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया है कि किस देश की राजधानी जो है 0 डिग्री देशांतर पर पड़ती है। तो घाना देश की राजधानी अकरा जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। साथ ही घाना की सबसे बड़ी झील लेक वोल्टा से होकर भी गुजरती है। यानी कि जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ये लेक वोल्टा से होकर भी गुजरती है। 2 अक्षांशों और 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। यानी 2 अक्षांश और 2 देशांतरों के बीच का जो भाग है इस भाग को जो ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब हम देशांतर और समय के बारे में जानेंगे कि देशांतर का समय से क्या संबंध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राचीन काल से ही लोग समय की गणना सूर्य की छाया के आधार पर करते थे। तो स्थानीय समय की जो गणना है वो सूर्य की छाया से की जा सकती है। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं और इस समय को वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। तो यहां पे बताया गया कि जब ग्रीनिच की प्रधान जो मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है इस पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तो इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न यानी कि दोपहर होगा। इसलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब 0 डिग्री जो आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा है जब यहाँ पर दोपहर हो रही होगी तो इस देशांतर रेखा पर पड़ने वाले जितने भी स्थान हैं चाहे वो उत्तरी गोलार्ध के स्थान हो या दक्षिणी गोलार्ध के स्थान हो उन सभी पर 12 बजे होंगे। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए चूंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो ये सूर्य है, सूर्य तो स्थिर है। जब यह पश्चिम से पूर्व घूमती है तो क्या होता है अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो जो जो अक्षांश सूर्य के सामने आता जाएगा वहां पर समय आगे होगा और बाद बाकी जो उसके पीछे के अक्षांश होंगे वहां पर समय पीछे होगा।
चूंकि हमने यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा माना है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे के जो स्थान है, यानी पूर्व के जो स्थान है, यहाँ पर समय आगे होगा, और इसके पश्चिम में पड़ने वाले जो स्थान है वहां पर समय 0 डिग्री यामोत्तर की तुलना में पीछे होगा। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में, पृथ्वी 24 आवर में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। तो 24 आवर में ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे का निकाल लीजिए, 1 आवर में घूमेगी 360/24। तो इसका 24 का जब भाग देंगे तो कितने निकल के आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट होती है। तो 15 डिग्री जब रोटेट होती है तो 1 डिग्री में कितने मिनट में रोटेट होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 में हम लोग जब 15 का भाग दे देंगे तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 4। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 डिग्री रोटेट होने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री रोटेट होने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर पर 12 बजे हैं उस समय इससे आगे का जो 15 डिग्री ईस्ट वाला जो देशांतर है वहां पर 1 घंटा समय आगे होगा, और इसके पीछे वाला जो 15 डिग्री वाला जो पश्चिम वाला जो देशांतर है वहां पर समय 1 घंटा पीछे होगा। यानी कहने का मतलब ये कि पूर्व वाला जो देशांतर है वहां पर 1 बजा होगा, इसके पश्चिम में जो 15 डिग्री पश्चिम वाला जो देशांतर है वहां पर समय 1 घंटा पीछे होगा, तो वहां पर 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वहां पर मध्य रात्रि हो रही होगी। ये बात आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। अब देखिए यहां पर मैप के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर आप बीचों बीच में आप देख पा रहे हैं, यहां पर प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनिच से होकर गुजर रही है। इसके पूर्व के जो स्थान है इन स्थानों का समय लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके पूर्व के जो स्थान है इनका समय ये बढ़ता जा रहा है ना। इसके पश्चिम में जाने पर, प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम में जाने पर यहाँ पर समय घट रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रधान यामोत्तर रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे, यहाँ पर जब दिन हो रहा होगा उस समय जो 180 अंश वाली जो देशांतर रेखा है यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे, यहाँ पर नाइट हो रही होगी। अब है मानक समय। आपके सामने यहां पर भारत का मैप दिया गया है और भारत के मैप के साथ साथ भारत का देशांतरी विस्तार भी बताया गया है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा लगभग 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 30 का गुणा आप 4 में कर दीजिए। तो 30 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो आ जाएगा 120 मिनट। यानी पृथ्वी जो है 30 डिग्री लगभग 120 मिनट में घूमेगी। यानी कहने का मतलब ये लगभग 2 घंटे में ये घूमेगी। अब ध्यान से देखिए, एक स्थान जो भारत का बिल्कुल पूर्वी छोर वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, और एक स्थान भारत का पश्चिमी छोर वाला स्थान है। इन दोनों स्थानों के समय का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा। यानी यहाँ पर पूर्व वाले स्थान पर, यहाँ वाले स्थान पर 2 घंटे पहले समय आगे चलेगा और यहाँ पर 2 घंटे बाद का समय होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर सुबह 6 बजे सूर्योदय हो गया, लेकिन यहाँ पर पश्चिम वाले स्थान पर अभी भी सूर्योदय हुआ ही नहीं है। यहाँ पर अभी भी रात चल रही, 4 बजे है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने इन दोनों स्थानों के समय की विसंगति को दूर करने के लिए भारत का एक मानक समय माना है। और मानक समय वाला जो समय होगा वही समय पूर्व में भी लागू होगा और वही समय पश्चिम में भी लागू होगा, ताकि भारत में समय का जो डिफरेंस है वो ना आए। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि हमारे देश में गुजरात राज्य के द्वारका नगर और असम राज्य के डिब्रूगढ़ नगर के स्थानीय समयों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए भारत में 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। और इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का समय माना जाता है। यानी इस देशांतर रेखा का जो समय, वही समय भारत में सभी जगह पर अप्लाई होता है। और इस रेखा को जो है भारतीय मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भारत की जो मानक देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से वो गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये मध्याह्न रेखा गुजरती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको जो प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा है उससे कंपेयर करें तो उसकी तुलना में ये रेखा जो है पूर्व में पड़ती है। ये भारत जो है ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है। तो भारत जो है इसके पूर्व में पड़ रहा है। भारत जो है यहाँ पर जो देशांतर आपका आएगा वो 62.5 डिग्री वाला देशांतर आएगा। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत का समय जो है प्रधान याम्योत्तर रेखा की समय की तुलना में 5.5 घंटा आगे है। देखिए अब है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जिस प्रकार से देशांतर रेखा के निर्धारण के लिए सभी देशों में सर्वसम्मति बनी कि कहां से 0 डिग्री देशांतर को माना जाएगा, ठीक वैसी सर्वसम्मति जो है तिथि रेखा को लेकर बनी कि कहां से समय की या दिन की चेंजिंग मानी जाएगी, कहां से दिन चेंज होगा। तो इन लोगों ने 1884 में एक सम्मेलन किया वाशिंगटन में। उस सम्मेलन में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना। 180 अंश देशांतर रेखा के पूर्व वाले जो स्थान है, ये वाले जो स्थान है, अगर हम यहां से यहां पर जाएंगे तो हमें एक दिन घटाना पड़ेगा, और इसके पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा। पश्चिम में जाने पर हमें एक दिन यहां पर जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि यहां पर अभी तारीख कितनी है, यहां पर तारीख चल रही है 22 तारीख चल रही है। तो जैसे ही हम इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो यहां पर तारीख कितनी हो जाएगी, यहां पर 23 हो जाएगी। और अगर हम यहां से इधर जाएंगे तो तारीख कितनी होगी, 22 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो आपकी 180 अंश देशांतर रेखा है ये एकदम से अर्धवृत्त के रूप में नहीं है, जगह जगह से मुड़ी हुई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे कुछ रीजन रहा। रीजन ये रहा कि इस सम्मेलन में, वाशिंगटन सम्मेलन में, जैसे रसिया था और कुछ अन्य भी देश भी थे, उन लोगों ने आपत्ति उठाई कि अगर मान लेते हैं कि 180 अंश देशांतर रेखा को अर्धवृत्त के रूप में रहने दिया जाए तो इन देशों के कुछ कुछ पोर्शन जो है वो इस रेखा के इस साइड में चले जाएंगे। मान लीजिए ये आपका वृत्त जा रहा है, इस तरह से वृत्त जा रहा है, तो रसिया का कुछ पोर्शन जो है इस रेखा के दूसरी छोर में चला गया। और जबकि इस रेखा के अकॉर्डिंग जो नियम बनाया गया, नियम ये है कि इसके पूर्व में जाने पर दिन घटेगा और पश्चिम में आने पर दिन में बढ़ोतरी होगी, दिन एक दिन जुड़ जाएगा। अगर मान लेते हैं रसिया वाले जो खंड है, रसिया का जो भूमिखंड है, उस भूमिखंड से रेखा गुजारी जाती तो उस भूमिखंड में दिक्कत होती। दिक्कत ये होती कि उस भूमिखंड के एक भाग के जो लोग हैं वहां पर वो पुरानी तारीख को फॉलो करते और दूसरे भाग के लोग जो हैं वो नई तारीख को फॉलो करते। तो रसिया वाले हैं या फिर अन्य देश हैं जिनके साथ ये समस्या थी, उन सब ने ये कहा कि इस रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए जिससे कि जो डेट चेंज हो वो एक साथ डेट चेंज हो। ऐसा ना हो कि रसिया में एक भाग में 22 तारीख चल रही है, दूसरे भाग में 23 तारीख स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो इसी वजह से इस रेखा को मोड़ दिया गया ताकि सभी देशों में एक साथ डेट चेंज हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए ताकि जो भी आपने सीखा है उसका आप अभ्यास कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।